हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं अनीशा, आपकी अपनी इंग्लिश एजुकेटर। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9th इंग्लिश की जो आपकी कावेरी बुक है उसकी फर्स्ट पोएम जिसका नाम है भारत आर लैंड। और आज इसी पोएम का हम डिटेल में एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं। आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो से पहले हमने चैप्टर नंबर 1 जो था हाउ आई टॉट माई ग्रैंड मदर टू रीड, उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यानी कि MIQs का वीडियो किया था। अगर आप वो वीडियो देखना भूल गए हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, जल्दी से आई बटन पर क्लिक करना है और अपना वो वीडियो देख सकते हैं। चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं हमारी पोएम जिसका नाम है भारत आर लैंड। भारत आर लैंड का मतलब क्या होता है? भारत नाम से समझ में आ रहा है यानी हमारे देश भारत, इंडिया की बात कही जा रही है। और पोएट कह रहा है भारत हमारी ज़मीन। तो बेसिकली भारत के बारे में बहुत ब्यूटीफुली हमारे पोएट ने डिस्क्राइब किया है कि हमारा भारत किसी से कम नहीं है। कम क्या, उसकी तुलना ही नहीं की जा सकती किसी से। अनमैच्ड है हमारा भारत। कैसे अनमैच्ड है, क्या ऐसे फैक्टर्स एक्सप्लेन किए हैं पोएट ने, वो हम पोएम में देखेंगे। उससे पहले कुछ छोटी सी एक्टिविटीज़ हैं वो देख लेते हैं। बोल रहे हैं कि आप रिकॉल करिए अपने नेशनल एंथम की लाइंस और ये टेबल कंप्लीट करिए, क्योंकि हमारे नेशनल एंथम में, हमारे राष्ट्रगान में कुछ स्टेट्स के नाम आते हैं, कुछ माउंटेन रेंजेस के नाम आती है, कुछ रिवर्स के नाम आते हैं। तो वो आपको इन कॉलम्स में फिल करना है। यहाँ पे स्टेट्स एंड प्रोविंसेस के नाम, यहाँ पे माउंटेन रेंजेस एंड यहाँ पर रिवर्स। तो देख लेते हैं हमारे सबसे पहले स्टेट्स एंड प्रोविंसेस के नाम। तो पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्राविड़, उत्कल, बंगा, ये सारे स्टेट्स एंड प्रोविंसेस के नाम हमारे नेशनल एंथम में आते हैं। द्राविड़ क्या है? दिस इज एन ओल्ड नेम फॉर साउथ इंडिया। एंड ये उत्कला क्या है? उत्कला इज द ओल्ड नेम फॉर ओडिशा। बंगा क्या है? बंगा मीन्स बंगाल, बंगाल, वेस्ट बंगाल। कौन कौन से माउंटेन रेंजेस की बात हुई है? विंध्या एंड हिमाचल, ये दो माउंटेन रेंजेस बात की डिस्क्रिप्शन हुआ है। रिवर्स में कौन सा है? गंगा एंड यमुना। दोनों ही रिवर्स के बारे में हमें बहुत अच्छे से मालूम है। ओके, नेक्स्ट, work in pairs discuss what the words Jaya He in the last two lines of the national anthem convey. Share your answers with your classmates and teacher. हमारे नेशनल एंथम की आखिरी दो लाइनों में जय हे बार बार रिपीट हुआ है। जय हे यस बार बार रिपीट होता है। तो यहाँ पर जय हे का क्या मतलब है, वो हमें क्या कन्वे कर रही है ये लाइन्स, वो हमें बताना है। तो जय हे का मतलब होता है इट मीन्स विक्ट्री टू यू, कि तुम्हें सब विक्ट्री मिले, सारी जीत तुम्हारे नाम हो। किसके नाम हो? भारत के नाम हो। मे यू बी विक्टोरियस, यानी तुम हमेशा विक्टोरियस रहो, हमेशा जीत का परचम लहराओ। तो कौन विक्टोरियस रहे? हमारा देश हमेशा हर चीज़ में जीते और आगे रहे। और नेशनल एंथम में इसका रेपिटेशन हुआ है, बार बार इन वर्ड्स को इसलिए रिपीट किया गया है क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमारे इंडिया के लिए एक हार्ट फेल्ट प्रेयर है। यानी हम उसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि इंडिया की ग्लोरी, यूनिटी एंड प्रॉस्पेरिटी हमेशा बनी रहे। यानी इंडिया हमेशा जगमगाता रहे, हमेशा आउटस्टैंडिंग रहे, दूसरी कंट्रीज से कंपेयर करें तो यहाँ पर यूनिटी यानी एकता बनी रहे, एंड प्रॉस्पेरिटी रहे यानी कि यहाँ पर बहुत अन्न धन का भंडारा बना रहे, यानी वेल्दी एंड प्रॉस्परस रहे हमारा देश भारत। ओके, नेक्स्ट, यहाँ पर कुछ आपको सेंटेंसेस दिए गए हैं और हर सेंटेंस में एक वर्ड अंडरलाइन कर दिया गया है। इस अंडरलाइन वर्ड का आपको क्या करना है? आपको ऑड वन आउट चूज करना है। क्या करना है? यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं, उनमें से ऑड वन आउट चूज करना है जो इस अंडरलाइन वर्ड के मीनिंग से मैच नहीं खाता है। ओके, फर्स्ट मैं आपको करके दिखाऊंगी तो आपको समझ आएगा। फर्स्ट देखते हैं सेंटेंस, शी इज पियरलेस, लेट्स प्रेज हर। वो पियरलेस है, उसकी प्रेस करो। तो ये जो लाइन है आपकी पोएम की ही लाइन है और ये लाइन भारत के लिए कही जा रही है कि वो जो है हमारा देश भारत जो है बहुत पियरलेस है, यानी उसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती, यानी वो अनमैच्ड है। उसको प्रेस करो यानी उसकी तारीफ करो। तो पियरलेस का मतलब होता है जिसकी तुलना नहीं की जा सकती, यानी जो अनमैच्ड होता है। तो पियरलेस का मतलब होता है अनमैच्ड। ऑप्शंस का गिवन है वैल्यूएबल, इनकम्पेरेबल एंड अनमैच्ड। तो इनकम्पेरेबल एंड अनमैच्ड ये दोनों सिनोनिम्स हैं, यानी सेम मीनिंग वाले वर्ड्स हैं पियरलेस के। तो ऑड वन आउट कौन सा हुआ? वैल्यूएबल हुआ। क्यों वैल्यूएबल हुआ? क्योंकि पियरलेस का मतलब अनकम्पेरेबल एंड अनमैच्ड होता है और वैल्यूएबल यानी किसी की चीज़ की जब आप वैल्यू करते हो तो एकदम अलग ही है ये। नेक्स्ट, मैनी अ सेज हैज सैंक्टिफाइड दिस लैंड, यानी हमारे इस भारत देश को बहुत सारे सेजेस यानी ऋषि मुनियों ने सैंक्टिफाई किया, यानी अपना आशीर्वाद दिया है यहाँ पर। तो सैंक्टिफाइड करा है मतलब ब्लेस किया है। ओके,
या फिर प्योरीफाई किया है, हमारे देश को बिल्कुल अपने मंत्रों से, अपने जापों से प्योरीफाई किया है। अपलॉडेड, ऑड वन आउट रहेगा, क्योंकि अपलॉड करना यानी ताली बजाना होता है किसी की सम्मान में। नेक्स्ट, एंड हियर ऑल ऑस्पिशियस थिंग्स आर फाउंड, यानी यहाँ हमारे देश भारत में सारी ऑस्पिशियस, सारी अच्छी अच्छी चीज़ें पाई जाती हैं। तो ऑस्पिशियस यानी सारी फॉर्चुनेट, यानी जो किस्मत चमका दे, या फेवरेबल चीज़ें, या जो हमारे लिए फेवरेबल है, हमारे लिए सही है। फैंटास्टिक जो है वो भी हो सकता है। लेट्स चेक द आंसर। यस, फैंटास्टिक नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि फैंटास्टिक हम किसी को जब हम तारीफ कर रहे हैं कि फैंटास्टिक बहुत अच्छी चीज़ है। ऑस्पिशियस का मतलब होता है फॉर्चुनेट एंड फेवरेबल, जो हमारे फेवर में रहे। फैंटास्टिक जो है आपका वो ऑड वन आउट है। नेक्स्ट, ऑफ होरी एंटिक्विटी इज भारत। होरी एंटिक्विटी इज भारत, यानी जो भारत है यहाँ, इसका इतिहास बहुत होरी है, यानी बहुत ओल्ड है, बहुत एंशंट टाइम का हमारा भारत है, बहुत डीप पास्ट है। ओके, तो होरी एंटिक्विटी का मतलब का हमको सिनोनिम देखना है। एंशंट टाइम्स, रीसेंट पास्ट, टाइम इमेमोरियल। तो ऑब्वियसली होरी एंटिक्विटी का जो मीनिंग है वो एंशंट टाइम्स रहेगा, पुराना प्राचीन काल का समय, और टाइम इमेमोरियल, ऐसा समय जो इमेमोरियल है, यानी कि बहुत पुराना समय, बहुत पुराना। और रीसेंट पास्ट, नाम से ही समझ में आ रहा है कि पास्ट की तो बात हो रही है, लेकिन रीसेंट कुछ दिन या कुछ महीने पहले की बात हो रही है। सो ऑड वन आउट विल बी रीसेंट पास्ट। ओके, चलिए यहाँ पर हमारी एक्टिविटीज़ होती हैं ख़त्म, एंड यहाँ से हमारी मेन पोअम होती है स्टार्ट। आपकी पोअम जो है वो 3 पैराग्राफ्स में है, 3 स्टैंजाज में, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड आगे भी हम देखेंगे। ओके, चलिए फर्स्ट स्टैंजा रीड करते हैं। द माइटी हिमवंत इज आर्स, देयर इज नो इक्वल एनीवेयर ऑन अर्थ। द जेनरस गंगा इज आर्स, which other river can match her grace? The sacred Upanishads are ours. What scriptures else to name with them? This sunny golden land is ours. She is peerless, let's praise her. यहाँ बोला गया है द माइटी हिमवंत इज आर्स। पोएट कह रहे हैं कि जो हिमवंत है, यानी कि जो हिमालय पर्वत है, वो बहुत ही माइटी है। माइटी यानी ऐसी चीज़ जिसमें बहुत स्ट्रेंथ होती है, बहुत ताकत होती है। तो पोएट कह रहे हैं कि ये जो ताकतवर, पावरफुल हिमालय पर्वत है ना, वो इट्स आर्स, यानी वो हमारे हैं, हम सबके हैं। देयर इज़ नो इक्वल एनीवेयर ऑन अर्थ। और जितना पावरफुल, जितना ताकतवर हिमालय पर्वत है, भारत को मानो जैसे प्रोटेक्ट करके रखा है उसने, उतना पावरफुल इस पूरी अर्थ, इस पूरी धरती पर कोई नहीं है। कोई मैच ही नहीं खा सकता हिमालय पर्वत से। द जेनरस गंगा इज आर्स। कह रहे हैं पोएट कि जो गंगा नदी है, गंगा रिवर है, जो कि बहुत जेनरस है। कोई इंसान या कोई चीज़ को जब हम जेनरस बोलते हैं, यानी उसको हम इसीलिए जेनरस कहते हैं कि उस इंसान के अंदर सिर्फ देने की कैपेबिलिटी है, वो सिर्फ देता ही देता है और इन रिटर्न कुछ मांगता नहीं है। जैसे गंगा नदी हम सबको पानी देती है, गंगा नदी से कितने सारी फील्ड्स में, कितनी जगह क्रॉप्स को पानी मिलता है। एक रिलीजियस नदी है, कितने सारे लोग उसमें हर साल एक होली डिप यानी डुबकी मारने जाते हैं, डुबकी लगाने जाते हैं उसमें। क्यों? क्योंकि वो एक रिलीजियस नदी भी होती है। तो कहने हैं कि जो गंगा नदी वो इतनी जेनरस है, यानी अपना पानी अनगिनत दिनों तक हमें देती आ रही है और दे रही है। ये नदी भी हमारी है, हम सबकी है। विच अदर रिवर कैन मैच हर ग्रेस? और कोई रिवर क्या हो सकती है जो गंगा नदी की ग्रेस, उसकी ब्यूटी, उसकी प्योरिटी से मैच कर सकती है क्या? कोई नदी नहीं जैसी गंगा नदी है हमारी। ओके, उपनिषद्स क्या होते हैं, पहले इसका मतलब समझते हैं। उपनिषद्स हमारे बहुत सालों पुराने जो रिलीजियस टेक्स्ट, ग्रंथ की जो किताबें होती हैं, उन्हें हम उपनिषद्स कहते हैं। इन्हें बहुत पुराने समय में ऋषि मुनियों ने लिखा था, और इसमें लाइफ के ट्रुथ के बारे में, नॉलेज के बारे में, हमारी सोल के बारे में लिखा गया था। और ये कहीं ना कहीं वेदास, जो वेद पुराण है, उसका पार्ट है। और ये किताब सेक्रेट है, यानी कि होली है, यानी कि बहुत पूजनीय किताब है। तो कह रहे हैं कि जो उपनिषद्स है, जो पूजनीय उपनिषद्स, ये टेक्स्ट हैं, रिलीजियस बुक्स हैं, किताबें हैं, इट्स आर्स, ये हमारी हैं। यानी ऐसी कोई किताब का आपको कोई वर्णन किसी दूसरी कंट्री में, इस पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। What scriptures else to name with them? स्क्रिप्चर्स क्या होते हैं? यानी जो भी
जो भी ग्रंथ की किताबें होती हैं, जो भी रिलीजियस होली बातें उसमें कही गई हैं, कह रहे हैं कि आप उपनिषद इतनी सेक्रेड, इतनी पूजनीय किताबें हैं कि आप इसका नाम दुनिया की किसी और किताब के साथ इसका नाम भी नहीं ले सकते, क्योंकि कोई मैच ही नहीं खाएगी बुक इस उपनिषद के साथ। इसमें इतना हैवी नॉलेज दिया गया है हमारे ऋषि मुनियों द्वारा। दिस सनी गोल्डन लैंड इज आर्स। अ पोएट हमारे इस भारत की धरती को सनी गोल्डन लैंड कह रहे हैं कि ये जो चमकता हुआ सूरज जैसा, सोने जैसा चमकता हुआ लैंड है, जहाँ पर इतनी प्रॉस्पेरिटी है, इतनी वेल्थ है, इतनी हरियाली है, ये धरती, ये लैंड हमारा है, हम सबका है। शी इज पियरलेस, लेट्स प्रेज हर। तो यहाँ पर धरती को, भारत के इस लैंड को पोएट ने शी बोला है, यानी यहाँ पर एक लिटरेरी डिवाइस यूज हुआ है जिसका नाम है पर्सोनिफिकेशन। ओके, ये डेफिनेटली एग्जाम में क्वेश्चन आपका आ सकता है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे आप लोग। पर्सोनिफिकेशन वो पोएटिक डिवाइस या लिटरेरी डिवाइस होता है जिसमें हम किसी नॉन लिविंग थिंग को या किसी ऑब्जेक्ट को या किसी चीज़ को ह्यूमन की क्वालिटी दे देते हैं। यानी कि शी हम किसके लिए यूज़ करते हैं? शी हम फीमेल्स के लिए यूज़ करते हैं, और फीमेल्स कौन होती है? लिविंग थिंग्स होते हैं। और यहाँ पर हमने धरती, एक लैंड जो कि नॉन लिविंग चीज़ है, उसको शी बोला गया है, यानी एक ह्यूमन क्वालिटी हमने नॉन लिविंग क्वालिटी के साथ जोड़ दी है, यानी यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन नाम का पोएटिक डिवाइस यूज हुआ है। तो पोएट ने यहाँ पर पर्सोनिफाई किया क्यों है, ये शी यूज क्यों किया है? क्योंकि पोएट ने हमारी धरती को धरती माँ बोला है, इसीलिए मतलब वो माँ कंसिडर करते हैं, इस धरती को एक औरत, एक माँ कंसिडर करते हैं, और इसीलिए उसको शी बोला गया है। जैसे माँ अपने बच्चों को अनगिनत चीज़ें देती है और प्यार करती है, उसी तरह ये धरती माँ ने भी हम सबको अनगिनत चीज़ें दी हैं और हमसे रिटर्न में आज तक कभी कुछ नहीं मांगा है। ओके, तो ये जो धरती माँ है, ये जो लैंड है हमारा भारत का, वो पियरलेस है, यानी अनमैच्ड है, इसकी किसी दूसरे देश से तुलना की ही नहीं जा सकती। लेट्स प्रेज हर। चलिए हम सब इसकी दिल खोलकर तारीफ करते हैं, क्योंकि जितनी तारीफ करेंगे उतनी कम होगी। ओके, नेक्स्ट आंसर, गैलेंट वॉरियर्स हैव लिव्ड हियर। हमारे देश में जो महान वॉरियर्स थे, यानी यही वो देश है भारत जहाँ पर गैलेंट यानी कि ब्रेव वॉरियर्स एंड सोल्जर्स इसी धरती पर जन्मे हैं। यहीं पर उन्होंने हमारे देश की रक्षा करी, और रक्षा करते करते उन्होंने अपनी जान का बलिदान दे दिया है, सैक्रिफाइस कर दिया है। तो ऐसे ब्रेव नौजवान वॉरियर्स जो हैं वो यहाँ पर पैदा हुए हैं, वो यहाँ पर जन्मे हैं इसी धरती पर, और यहाँ रह भी चुके हैं। मैनी अ सेज हैज सैंक्टिफाइड दिस लैंड। सेज यानी ऋषि मुनि, ओके, और सैंक्टिफाइड करना यानी ब्लेस करना, अपना आशीर्वाद देना। तो कह रहे हैं कि इसी धरती में बहुत पुराने ऋषि मुनियों ने जन्म लिया है, और इस धरती को, भारत की हमारी इस धरती को मानो उन्होंने प्योर कर दिया, ब्लेस कर दिया, अपने आशीर्वाद से मानो बिल्कुल सजा दी हमारी धरती। यस, द डिवाइनेस्ट म्यूजिक हैज़ बीन हर्ड हियर। डिवाइनेस्ट क्या होता है? डिवाइनेस्ट यानी कि जो चीज़ बहुत प्योर होती है, डिवाइन होती है, भगवान से रिलेटेड होती है। यहाँ पर डिवाइनेस्ट म्यूज़िक की बात करी गई है। कह रहे हैं कि जो सबसे प्योर म्यूज़िक, बेसिकली इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक जो होता है, जो धार्मिक म्यूज़िक होता है, कह रहे हैं कि वो आपको यहाँ पर इसी धरती में, इसी भारत की धरती में यहाँ पर सुना जा सकता है, क्योंकि यहाँ की धरती ने उस म्यूज़िक को प्रोड्यूस किया है, उस डिवाइन एंड प्योर म्यूज़िक को प्रोड्यूस किया है, जो कहीं ना कहीं हमारी सोल को अपलिफ्ट कर देता है, हमारी आत्मा को मानो जैसे एक नई दिशा मिल जाती है हम जब वो डिवाइन म्यूज़िक सुनते हैं। इसी धरती पर वो म्यूज़िक बनाया गया है। एंड हियर ऑल द ऑस्पिशियस थिंग्स आर फाउंड। और यहाँ पर इसी धरती पर, भारत की धरती पर, सारी ऑस्पिशियस चीज़ें आपको मिलेंगी, अच्छी अच्छी चीज़ें। अभी ऑस्पिशियस चीज़ें क्या हैं? अच्छा, ट्रूथ, स्पिरिचुअलिटी, भक्ति, नॉलेज, आर्ट, सब कुछ आपको इसी धरती पर मिलेगा और देखने को मिलेगा। ओके, नेक्स्ट, हियर ब्रह्म नॉलेज हैज़ टेकन रूट। रूट क्या होता है? जड़ें। कह रहे हैं हमारे भारत की जो जड़ें हैं, जो रूट्स हैं, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि यही वो धरती है जहाँ पर ब्रह्म नॉलेज हैज़ टेकन प्लेस। ब्रह्म नॉलेज वो नॉलेज है, यानी उसमें आपको अंडरस्टैंडिंग बताई जाती है ऑफ अल्टीमेट ट्रूथ, यानी जब आपको समझ आने लगता है कि रियलिटी में अल्टीमेट ट्रूथ क्या है, यानी एक्चुअली में
सच्चाई क्या है लाइफ के बारे में, कि ज़िंदगी और मौत है क्या। तो यहीं पर ही ये जड़ें जो हैं इस चीज़ की, ब्रह्म ज्ञान की, इस अंडरस्टैंडिंग ऑफ ट्रूथ की, ज्ञान की जो अंडरस्टैंडिंग है, यहीं पर इसी देश में इन बातों की जड़ें पकड़ी हुई हैं। ओके, एंड द बुद्ध प्रीच्ड हिज धम्मा हेयर। बुद्ध कौन है, यानी यहाँ पर भगवान गौतम बुद्ध की बात करी जा रही है। एंड धम्मा मीन्स यहाँ पे मतलब है धर्म। ओके, यहाँ पर गौतम बुद्ध की पिक्चर आप यहाँ पर मेरे लेफ्ट हैंड साइड पर देख भी सकते हैं। तो बताया जा रहा है कि इसी धरती पर जो गौतम बुद्ध थे वो पीस के बारे में अपनी टीचिंग्स, अपनी प्रीचिंग्स जो है वो यहीं पर वो किया करते थे, और धर्म के बारे में जो वो सिखाते थे वो यहीं पर सिखाते थे। तो ब्रह्म नॉलेज, गौतम बुद्ध जैसे महान लोगों ने यहाँ पर जन्म लिया, भगवानों ने मानो यहाँ पर अपने कदम रखे और इतनी इस धरती को मानो हमारी भारत की धरती को प्योर बना दिया। ऑफ होरी एंटिक्विटी इज भारत। होरी मतलब वेरी ओल्ड, बहुत पुराना। एंटिक्विटी मतलब डिस्टेंट पास्ट, ऐसा इतिहास जो बहुत पुराना है। तो कह रहे हैं हमारे देश भारत की जो हिस्ट्री है, जो पास्ट है, बहुत पुराना है। प्राचीन कालों से ही भारत पे और भारत के अंदर हमेशा इसी धरती पर अच्छी अच्छी सब चीज़ें हुई हैं। हमारा जो पास्ट है, हमारे भारत की जो हिस्ट्री है वो अनमैच्ड है इस दुनिया में और किसी भी कंट्री से। शी इज़ पियरलेस, लेट्स प्रेज हर। और फिर से हमारे पोएट वही लाइन रिपीट कर रहे हैं हमारे देश भारत के लिए कि हमारा देश भारत पियरलेस यानी अनमैच्ड है, इसकी किसी दूसरी कंट्री से तुलना ही नहीं की जा सकती। और इसकी तारीफ़ करो, जितना हो सके इसकी तारीफ़ करो, क्योंकि जितनी तारीफ़ करेंगे हम इस देश की, इस धरती की, उतना कम है। And here we come to the end with this beautiful poem written by सुब्रमण्या भारती। ये आपके पोएट हैं। ओके, तो मानो पोम पढ़ के ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं जो पोएट हैं वो पूरे देश भारत को और उसकी हर एक चीज़ को सेलिब्रेट कर रहे हैं, जश्न मना रहे हैं और बहुत खुश हैं। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट द पोम। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं पोम से रिलेटेड। ओके, यहाँ पर आपको एक बॉक्स दिया गया है और इसमें कुछ वर्ड्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पर समरी दी गई है इस पोम की एंड उसमें कुछ ब्लैंक्स हैं। आपको सही वर्ड चूज करके ब्लैंक फिलअप करना है। वर्ड्स देख लेते हैं। वॉरियर्स गंगा, सेजेस यानी ऋषि मुनि, ब्रह्म नॉलेज पियरलेस यानी अनमैच्ड, बुद्ध प्रेज यानी किसी की तारीफ करना, उपनिषद यानी ओल्ड रिलीजियस टेक्स्ट, हिमवंत यानी हिमालय पर्वत, हिस्टोरिकल ग्रेटनेस यानी हमारी हिस्ट्री जो कि बहुत ग्रेट है। ओके, चलिए समरी देखते हैं। द पोम इज अ ट्रिब्यूट टू इंडिया। ये जो पोम है ये इंडिया को मानो एक ट्रिब्यूट दिया गया है, एक सम्मान दिया गया है। उसकी नेचुरल ब्यूटी को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, स्पिरिचुअल हेरिटेज यानी कि यहाँ की जो धार्मिक चीज़ें हैं उसको हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। एंड डैश, तो एंड हिस्टोरिकल ग्रेटनेस, और क्या देख रहे हैं हम इस पोम में, यहाँ की हिस्टोरिकल ग्रेटनेस देख रहे हैं। तो इस वर्ड को हमने यहाँ पर फिल कर दिया है। द पोएट, ये जो हमारे पोएट हैं वो प्रेज कर रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं डैश की, डिस्क्राइबिंग इट एज माइटी। तो किसको माइटी बोला गया है, हिमवंत को माइटी बोला गया है कि उसकी बहुत ताकत है। एंड अनपैरेलल्ड यानी उसको किसी से पैरेलल यानी वो किसी से मैच नहीं खा सकता अपनी स्ट्रेंथ के मामले में। द डैश इज डिपिक्टेड एज जेनरस। किसको जेनरस बोला गया है, गंगा को, गंगा नदी को कहा गया कि वो बहुत जेनरस है, ग्रेसफुल है। वाइल द डैश आर ऑनर्ड एज सेक्रेड एंड अनमैच्ड। और किसको ऑनर करा गया है, उपनिषद किताबों को, कि बहुत सेक्रेड यानी बहुत धार्मिक है और इसकी तुलना किसी से नहीं कर सकते हम। द पोम हाईलाइट्स द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ डैश एंड डैश। पोम किसके कॉन्ट्रीब्यूशन को हाईलाइट कर रही है, वॉरियर्स के और सेजेस के, कि हमारे देश के वॉरियर्स और सेजेस यानी ऋषि मुनियों ने बहुत कंट्रीब्यूट किया है इस देश की प्योरिटी और ताकत बढ़ाने में, क्योंकि इन्होंने इस लैंड को मानो जैसे एनरिच कर दिया है, भर दिया है। किससे, अपनी ब्रेवरी यानी अपनी बहादुरी से और अपनी विजडम यानी अपनी समझदारी से। ब्रेवरी से हमारे वॉरियर्स का मतलब है और सेजेस से हमारे विजडम से हमारे सेजेस का मतलब है। ओके, इट ऑल्सो एक्नॉलेजेस द प्रेजेंस ऑफ डैश, यानी ये भी बताया जाता है कि यहाँ पर कौन कौन प्रेजेंट था, ब्रह्म नॉलेज यहाँ पर प्रेजेंट था। और टीचिंग्स ऑफ किसकी थी, बुद्ध की, बुद्ध भगवान की भी यहाँ पर टीचिंग्स यहाँ पर हुई हैं। इससे ये हाईलाइट होती है कि इंडिया का
इंडिया का जो स्पिरिचुअल एंड फिलोसॉफिकल ट्रेडिशन है, जो यहाँ के रीति रिवाज है, बहुत डीप रूटेड है, यानी इसकी जड़ें बहुत मजबूत हैं। और पोएट बार बार रिपीटेडली एजर्ट कर रहे हैं, यानी अपनी बात को बहुत कॉन्फिडेंस से रख रहे हैं और कह रहे हैं कि इंडिया इज़ डैश, कि इंडिया पेयरलेस है, यानी अनमैच्ड है, इसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। अर्जिंग एवरीवन टू डैश हर, और सबको अर्ज कर रहे हैं कि भाई, सबको रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सब लोग क्या करो, इसका प्रेस करो, यानी इसकी तारीफ करो, क्योंकि इसकी जितनी तारीफ करेंगे उतना कम है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट द फॉलोइंग फीचर्स अबाउट द पोएम। पोएम के बारे में कुछ फीचर्स है वो कंप्लीट करने। द इम्पैक्ट ऑन द रीडर्स, जब हम पोएम पढ़ लेते हैं तो हम रीडर्स पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, हमारा मूड कैसा बन जाएगा। तो द पोएम क्रिएट्स अ मूड ऑफ प्राइड, कहीं ना कहीं हमारा मूड एक प्राइड में भर जाएगा, यानी हमको गर्व फील होगा अपने देश भारत के लिए। एडमायरेशन, हम हर छोटी बड़ी चीज़ को एडमायर करेंगे, देखेंगे और पसंद करेंगे, और हम पेट्रियोटिज्म यानी देशभक्ति से भर जाएंगे। नेक्स्ट, पोएट का एटीट्यूड या पोएट की टोन कैसी लगी आप लोगों को पूरी पोएम में। तो जो टोन थी वो कहीं ना कहीं सेलिब्रेटरी थी। पोएट कहीं ना कहीं भारत की हर एक चीज़ का जश्न मना रहे थे, पेट्रियोटिक यानी देशभक्ति से भरे हुए थे, और अपना प्राइड यानी अपना गर्व एक्सप्रेस कर रहे थे इंडिया की नेचुरल, स्पिरिचुअल एंड कल्चरल रिचनेस को लेकर। ओके, नेक्स्ट, पोएम में कोई राइम स्कीम है क्या, राइमिंग वर्ड्स थे पोएम में? नो, तो पोएम में कोई भी स्ट्रिक्ट राइम स्कीम नहीं थी। एग्जाम्पल्स ऑफ पर्सोनिफिकेशन, पोएम में पर्सोनिफिकेशन यूज हुआ है? यस, डेफिनेटली हुआ है, क्योंकि गंगा जो कि एक नदी है, नदी क्या होती है, कोई इंसान नहीं होती है, एक नॉन लिविंग चीज़ है, उसको क्या बोला गया है, उसको बोला गया है जेनरस बोला गया है। तो जेनरस एक ह्यूमन क्वालिटी है जो कि रिवर को दी गई है। फिर इंडिया यानी भारत को कैसे रेफर किया गया है, शी और हर बोला गया है उसके लिए, जो कि पर्सोनिफाई कर रहा है एक वुमन को। क्यों? क्योंकि एक औरत जो होती है वो प्रेज यानी तारीफ ही तारीफ डिजर्व करती है। जैसे हम औरतों की तारीफ करते हैं और उनको वो तारीफ तब भी कम पड़ जाती है, उसी तरीके से भारत की तारीफ कीजिए, क्योंकि जितनी तारीफ हम भारत की करें उतनी कम है उसके लिए। ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ द रिफ्रेन, शी इज पियरलेस, लेट्स प्रेज हर। रिफ्रेन का मतलब क्या होता है, जब पोएम में कोई भी लाइन बार बार रिपीट हो रही है, तो एक लाइन 2 बार रिपीट हुई है, वो है शी इज पियरलेस, लेट्स प्रेज हर। तो ये जो रिफ्रेन, ये लाइन 2 बार रिपीट हुई है पोएम में, इसका क्या इम्पैक्ट है वो हमें बताना है। इट एक्ट्स एज अर्जिंग रीडर्स टू सेलिब्रेट इंडिया, कहीं ना कहीं पोएट बार बार इस लाइन को रिपीट करके हम रीडर्स को कह रहे हैं कि इंडिया को सेलिब्रेट करो, इंडिया की हर एक छोटी बड़ी चीज़ का जश्न मनाओ, क्योंकि हमारा देश भारत बहुत अच्छा है। ये जो रेपिटेशन है इस लाइन का, इस आइडिया पर बार बार फोकस करता है कि इंडिया इज़ अनमैच्ड, इंडिया की तुलना किसी और से की ही नहीं जा सकती। कहीं ना कहीं इससे एक इमोशन बिल्ड हो रहा है। एंडिंग ईच स्टैंजा विद द शेयर्ड डिक्लेरेशन, यानी पोएट बार बार ये डिक्लेरेशन दे रहे हैं, बार बार मानो डिक्लेयर कर रहे हैं, एक ऐलान कर रहे हैं कि हमारा देश भारत पियरलेस है, अनमैच्ड है, उसकी तारीफ करो। तो इन बातों को वो यही इम्पैक्ट पड़ा है इस रिफ्रेन का इस पोएम में। ओके, नेक्स्ट, यहाँ सेंटेंस दिया है, हमें इसको कंप्लीट करना है। इंडिया इज मेटामॉर्फिकली डिस्क्राइब्ड एज द सनी गोल्डन लैंड, सजेस्टिंग दैट इट इज डैश। अब मेटामॉर्फिकली का मतलब क्या होता है? मेटामॉर्फिकली मतलब दो ऐसी चीज़ों का आपस में कंपैरिजन किया जाता है जो एक दूसरे से दूर दूर तक रिलेटेड नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक इंसान का कंपैरिजन कर दूं एक नीडल से, तो इंसान और नीडल का कोई रिलेशन है क्या आपस में? नहीं है। तो दो चीज़ों को आपस में कंपेयर किया जाता है, उन दो चीज़ों का आपस में कोई मैच नहीं है, वहाँ पर हम मेटाफर यूज़ करते हैं, जो कि एक पोएटिक डिवाइस होता है। तो यहाँ पर इंडिया को किससे कंपेयर किया गया है? एक सनी गोल्डन लैंड से। यस, तो ये हमको क्या सजेस्ट कर रहा है? ये सजेस्ट कर रहा है कि इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ अबंडेंट रिचनेस। इंडिया में अबंडेंट यानी बेशुमार रिचनेस है। कैसी रिचनेस है? मटीरियली, यानी यहाँ पर हर एक रिसोर्सेज है, क्रॉप्स, खाना पीना, हर एक चीज़ है। एंड स्पिरिचुअली भी इंडिया बहुत रिच है, यानी यहाँ का धर्म की बातें, यहाँ के ऋषि मुनि, सब कुछ बहुत डीपली रूटेड है यहाँ पर। ओके, नेक्स्ट, द पोएट यूजेस सिम्बॉलिज्म, मैच द सिम्बल्स इन कॉलम 1 टू व्हाट दे सजेस्ट इन कॉलम 2। अब पोएट ने यहाँ पर सिम्बॉलिज्म यूज़ किया है। सिम्बॉलिज्म क्या होता है? सिम्बॉलिज्म भी एक तरीके का पोएटिक डिवाइस होता है जिसमें एक चीज़ दूसरी चीज़ को रिप्रेजेंट करती है। फॉर एग्जाम्पल, रेड कलर represent
डेंजर और लव। ओके, ये जो रेड कलर है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, किसका सिंबल है, या तो डेंजर खतरे का, या तो लव यानी प्यार का। तो रेड कलर क्या सिंबलाइज करता है, डेंजर या फिर लव। तो सिंबोलिज्म यहाँ पर यूज किया गया है पोएट ने कॉलम 1 में, और उनके कुछ मीनिंग्स है कॉलम 2 में। आपको सही सिंबोलिज्म को उनके सही मीनिंग से मैच करना है। ओके, तो चलिए मीनिंग्स देख लेते हैं। हिमवंत, हिमवंत को किससे कंपेयर किया गया है पोएट ने, स्ट्रेंथ एंड परमानेंस है कि उसमें बहुत ताकत है और परमानेंट है, यानी जब से दुनिया है तब से हिमालय पर्वत है, कभी भी नहीं जाएगा यहाँ से। गंगा को पोएट ने किससे कंपेयर किया गया है, प्योरिटी एंड जेनरोसिटी से, कि वो बहुत प्योर नदी है और जेनरस है, यानी अनंत काल से अपना पानी हर सबको यूज के लिए देती आ रही है। उपनिषद को पोएट ने किससे कंपेयर किया है, स्पिरिचुअल एंड फिलोसफिकल लेगेसी, यानी हमारी जो लेगेसी, हमारी विरासत में हमको ये किताबें मिली हैं, ये धार्मिक किताबें मिली हैं जिसमें कई सारी फिलोसफीज हैं हमारे ऋषि मुनियों की। गैलेंट वॉरियर्स एंड सेजेस को किससे कंपेयर किया गया है, करेज एंड विजडम से, यानी ब्रेव वॉरियर्स के अंदर क्या है, करेज यानी हिम्मत है, और जो सेजेस यानी ऋषि मुनियों के अंदर बहुत विजडम, समझदारी और बहुत नॉलेज है। फिर ब्रह्म नॉलेज एंड बुद्ध धामा को किससे कंपेयर किया गया है, यहाँ पर कंपेयर किया गया है नॉलेज एंड एनलाइटमेंट से, यानी इन्हीं से ही हमको धर्म का ज्ञान, नॉलेज, एनलाइटमेंट यानी अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ के बारे में हमें पता चलता है। एंड लास्ट है सनी गोल्डन लैंड, जिसको कंपेयर किया गया है रिचनेस एंड ग्लोरी से, यानी भारत देश एक ऐसा देश है जिसमें बहुत रिचनेस है, प्रॉस्पेरिटी है एंड बहुत ही ग्लोरियस हमारा पास्ट एंड प्रेजेंट है। ओके, चलिए अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो पोएट हैं उन्होंने इस पोएम में इमेजरी यूज़ किया है। इमेजरी का मतलब क्या होता है कि जैसे जैसे हम पोएम को पढ़ेंगे हमारे दिमाग में भी वैसा हम इमेजिन करते जाएंगे, पढ़ते पढ़ते एक मेंटल पिक्चर हमारे दिमाग में बनती जाएगी। तो आपको 2 एग्जाम्पल्स देने हैं पोएम में से जहाँ पर इमेजरी यूज़ हुआ है। ओके, तो फर्स्ट एग्जाम्पल है विजुअल इमेजरी। द माइटी हिमवंत इज आर्स, देयर इज नो इक्वल एनीवेयर ऑन अर्थ। तो ये जब हम लाइन पढ़ते हैं तो हम कहीं ना कहीं इमेजिन करते हैं कि बड़ा सा पावरफुल पहाड़ हमारे सामने है और हमारे सामने ग्रैंड मैजेस्टिक हिमालयाज की मानो हमारे दिमाग में एक विविड यानी डीप पिक्चर बन जाती है। ओके, तो यहाँ पर पोएट ने इमेजरी यूज़ किया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है ऑडिटरी इमेजरी। ऑडिटरी यानी पोएम की लाइनें पढ़ते पढ़ते कहीं ना कहीं आप उन चीज़ों को सुन पा रहे हैं, आपके कानों में वो आवाज़ें गूंज रही हैं। तो क्या वो लाइन है, द डिवाइनेस्ट म्यूजिक हैज़ बीन हर्ड हियर क्रिएट्स एन ऑडिटरी इमेज ऑफ मेलोडियस चैंट्स। तो जब ये लाइन हम पढ़ते हैं तो हमको कहीं ना कहीं अपने कानों में वो मेलोडियस चैंट्स, वो मंत्र, वो क्लासिकल म्यूजिक मानो जैसे सुनाई दे रहा है। ओके, तो ये थे इमेजरी के एग्जाम्पल्स। नेक्स्ट, पोएम में कई जगह हाइफिन्स यूज हुए हैं। हाइफिन्स यानी 2 वर्ड्स के बीच में जो एक छोटा सा डैश लगता है ना, उसे हम कहते हैं हाइफिन। ओके, तो हाइफिन्स फर्स्ट स्टैंजा में यूज किए गए हैं। आपको क्या करना है, आपको बताना है कि हाइफिन्स को क्यों यूज किया है, कहीं ना कहीं इसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। ओके, कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं, आपको वो रीड करने हैं एंड जो ट्रू है उस पर आपको टिक मार्क लगाना है। नंबर 1, क्रिएट्स डेलिबरेट पॉजेस टू रीइंफोर्स द सेंस ऑफ एडमायरेशन एंड प्राइड। कहीं ना कहीं जब एक छोटा डैश, एक पॉज आता है, तो जब हम पोएम पढ़ते हैं तो हम उस पॉज के साथ, एक डैश के साथ पॉज लेते हैं और हम एडमायर करते हैं भारत की ब्यूटी को, और प्राइड यानी कि गर्व फील करते हैं। क्या इसीलिए हाइफिन्स यूज़ करे गए हैं? तो यस, टिक मार्क है यानी यस, इसलिए हाइफिन्स यूज़ हुए हैं फर्स्ट स्टैंजा में। नेक्स्ट, emphasizes the contrast between India's strength and weakness। क्या इंडिया की strengths and weakness, उसकी ताकतें और उसकी weaknesses के बारे में बताया जा रहा है क्या? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं बताया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर कोई टिक नहीं है, यहाँ पर क्रॉस है। नेक्स्ट, lends to the lyrical quality giving it a measured chant like rhythm। तो यहाँ पर यस, एक लिरिकल क्वालिटी, जब हम रीड कर रहे हैं पोएम को तो एक राइमिंग लिरिक्स जो है एक चैंट लाइक, एक मंत्र टाइप का हमें सुनाई पड़ता है। तो यस, इस वजह से भी हाइफिन्स यूज करेंगे, तो पॉइंट 3 इज राइट। पॉइंट नंबर 4, सजेस्ट हेजिटेशन और अनसर्टेनिटी इन द पोएट्स क्लेम्स अबाउट इंडिया। कहीं ना कहीं पोएट जो भी क्लेम कर रहे हैं इंडिया के बारे में, जो भी दावे कर रहे हैं, कहीं ना कहीं पोएट के हेजिटेशन यानी हिचकिचाहट के बारे में भी यहाँ पर हमें पता चल रहा है। तो पोएट का कहीं पर भी हेजिटेशन नहीं है, उनका कहीं पर भी कोई अनसर्टेनिटी सुनाई नहीं दे रही है। ओके, नेक्स्ट, प्रेजेंट्स अ की एलिमेंट ऑफ इंडियाज ग्रेटनेस बिफोर द हाइफिन
एंड मेक्स अ स्ट्रॉन्ग असर्शन अबाउट इट्स यूनिकनेस आफ्टर द हाइफन। बताया जा रहा है कि दो शब्दों के बीच में जब ये हाइफन लगता है तो पहले शब्द में इंडिया की एलिमेंट बताई जा रही है, उसकी ग्रेटनेस बताई जा रही है, और हाइफन के जस्ट बाद एक स्ट्रॉन्ग असर्शन यानी उसके बारे में एक स्ट्रॉन्ग फैक्ट, एक क्लेम बताया जा रहा है कि इंडिया क्यों बहुत यूनिक है, क्यों सबसे अलग है यहाँ पर। तो यस, इसलिए भी हाइफन्स यूज हुए हैं। सो ऑप्शन पॉइंट नंबर 5 इज ऑल्सो राइट कि हाइफन्स क्यों यूज हुए हैं फर्स्ट स्टैंजा में। ओके, नेक्स्ट, द पोएट यूजेस हाइपरबली इन द पोएम। बताया जा रहा है कि पोएट जो है हाइपरबली भी उन्होंने यूज किया है पोएम में। हाइपरबली भी एक तरीके का लिटरेसी डिवाइस है। ओके, हाइपरबली क्या होता है? ये भी एक फिगर ऑफ स्पीच होता है which involves extreme exaggeration to highlight a point or create a dramatic effect। बताया जाता है कि जब पोएट हाइपरबली यूज़ करते हैं तो वो इसलिए यूज़ किया जाता है कि जब हम किसी चीज़ को बहुत एग्जैजरेट करके बहुत बड़ा चढ़ा के बताते हैं तब हाइपरबली होता है। तो इसको इसीलिए यूज़ किया जाता है ताकि बहुत ही इम्प्रेसिव और बहुत ही इंटेंस, बहुत ही डीप और बहुत सीरियस लगे उस वो बात की, हाँ सामने वाला जो बात कर रहा है बहुत बढ़ा चढ़ा के बोली गई है पर बहुत सीरियस है। ओके, एग्जाम्पल बताया गया है हाइपरबली का, माई लगेज वेज अ टन। डज द लगेज एक्चुअली वे अ टन? कि मेरा जो लगेज है, पूरा सामान है, वो 1 टन जितना भारी है। तो आपकी एक सूटकेस या 2 सूटकेस क्या 1 टन जितने भारी होंगे क्या? नहीं। इसका मतलब ये है कि इस लाइन में क्या यूज हुआ है? हाइपरबली। शी वॉज सो हैप्पी दैट हर स्माइल वॉज अ माइल वाइड। वो इतनी खुश थी कि उसकी स्माइल 1 मील दूर तक चली गई। क्या किसी की स्माइल 1 मील दूर तक जा सकती है? नहीं। यानी यहाँ पर हाइपरबली यूज हुआ है, बहुत एग्जैजरेट करके बताया गया है अपनी बात की इंपॉर्टेंस रखने के लिए। ओके, नेक्स्ट, द पोम इज एन ओड। ये जो पोम है एक ओड है। अब ओड भी क्या है? एक तरीके का एक लिटरेरी डिवाइस ही होता है। पोम इज अ लिरिकल, एन ओड इज अ लिरिकल पोम दैट एक्सप्रेसेस डीप एडमायरेशन। कोई पोम को हम ओड इसलिए बोलते हैं क्योंकि अगर किसी पोम में किसी चीज़ को बहुत एडमायर किया गया है, किसी चीज़ की बहुत प्रेज, बहुत तारीफ़ों के पुल बांधे गए, तो यानी कि वो पोम क्या है? वो पोम एक ओड है। तो इस पोम में भारत के लिए बहुत तारीफ़ें करी गई हैं। हाँ, उस भारत एक प्लेस, एक जगह है, इसको बहुत रेवरेंस यानी बहुत रिस्पेक्ट दिया गया है। यस, तो फॉर्मल स्टाइल में ही लिखा जाता है लेकिन बहुत सेलिब्रेटरी टोन होती है और बहुत ही रिस्पेक्ट दिया जाता है, बहुत ही ज़्यादा तारीफ़ें की जाती हैं। यानी कि उन इमोशंस को जो यूज़ किया जाता है उसमें तारीफ़ बहुत होती है। तो दैट मीन्स इट्स एन ओड। ओड की जो लैंग्वेज यूजुअली होती है पोम में काफ़ी ग्रैंड एंड एक्सप्रेसिव होती है और एक्स्ट्रा ऑर्डनरी क्वालिटीज़ बताई जाती है उस सब्जेक्ट के बारे में। अब इस पोम की अगर बात करें तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? भारत। तो भारत की सारी एक्स्ट्रा ऑर्डनरी क्वालिटीज़ बताई गई हैं कि हिमवंत बहुत माइटी है, यहाँ पर गंगा है जो बहुत जेनरस है, उपनिषद्स हैं जो कि किसी से मैच ही नहीं खा सकते, एंड सो ऑन। अब पोम में से आपको ऐसे ही कुछ एग्जाम्पल्स आइडेंटिफाई करने हैं और बताना है कि कहाँ पर आपको लगता है कि पोम ओड है, आपको वो लाइंस बतानी है। ओके, तो यही वो लाइंस हैं कि जो माइटी हिमवंत है वो हमारा है, जो गंगा है वो जेनरस है वो हमारी है। तो ये जो वर्ड्स है माइटी, पियरलेस, डिवाइन, सेक्रेट, गैलेंट, ऑस्पिशियस, ये सारी पोम को, ये सारे शब्द पोम को एक ग्रैंड और फॉर्मल टोन दे रहे हैं। यहाँ पर मानो भारत के बारे में तारीफ़ों के पुल बांध लिए हैं हमारे पोएट ने और बार बार उन्होंने रिफ्रेन किया है, यानी ये कुछ लाइंस रिपीट करी हैं कि शी इज़ पियरलेस, लेट्स प्रेज हर। तो टिपिकली इस तरीके की जब तारीफ़ होती है तो वहाँ पर पोम क्या होती है? एक ओड होती है। ओके, नेक्स्ट, द पोएट यूजेस अल्यूजन इन द पोम। अब पोम में अल्यूजन भी यूज हुआ है। तो अब आप अल्यूजन भी आपका एक तरीके का लिटरेरी डिवाइस होता है जहाँ पर राइटर कहीं ना कहीं मेक्स एन इनडायरेक्ट रेफरेंस टू अ वेल नोन पर्सन, प्लेस, या इवेंट। यानी किसी भी पर्सन, प्लेस या चीज़ के बारे में डायरेक्टली नहीं बताता, उसका इनडायरेक्ट रेफरेंस देता है, उसका इनडायरेक्ट रेफरेंस देता है। ठीक है, द रीडर इज एक्सपेक्टेड टू रिकग्नाइज इट। यानी वो डायरेक्टली इसलिए नहीं बता रहा ताकि वो चाहता है कि रीडर पढ़े मेरी पोम की इन लाइंस को और जो डीप और छुपा हुआ मीनिंग है उसको खुद समझे। यस, अब कैसे समझेगा? ऑब्वियसली कहीं ना कहीं रीडर का कुछ प्रायर नॉलेज होगा, उसको पता होगा, तभी तो वो लाइंस पढ़कर गेस करेगा कि ओके यहाँ पे ये मीनिंग समझाया जा रहा है। ओके, तो किसी पर भी अल्यूजन्स कहीं से भी आ सकते हैं, हमारी माइथोलॉजी यानी पुराने ग्रंथों से, रिलीजन से, लिटरेचर से आ सकता है, हिस्ट्री या कोई पॉपुलर कल्चर से भी आ सकता है। एग्जाम्पल दिया जा रहा है यहाँ पर अल्यूजन का, ही इज़ अ रियल आइंस्टाइन इन द मैथमेटिक्स क्लास। अब
ये जो लड़का है वो मैथ्स की क्लास में बहुत आइंस्टाइन है। दिस alludes टू एल्बर्ट आइंस्टाइन। अब यहाँ पर एल्यूजन यूज़ हुआ है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर आइंस्टाइन यानी किसकी बारे में बात हो रही है? एल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में बात हो रही है कि स्टूडेंट मतलब बहुत क्या है, बहुत इंटेलिजेंट है, स्पेशली मैथ्स और साइंस में, जैसे कि एल्बर्ट आइंस्टाइन हुआ करते थे। तो डायरेक्टली नहीं बोला, इन्होंने बस बोल दिया। अब रीडर खुद समझेगा अपने प्रायर नॉलेज की मदद से। ओके, यहाँ पर अब कुछ एक्सप्लेनेशंस दिए गए हैं। एंड आइडेंटिफाई द मैचिंग एल्यूजन्स फ्रॉम द पोएम इन द फॉलोइंग। ओके, यहाँ पे इन्होंने कुछ चीज़ें एक्सप्लेन कर रही हैं, आपको पढ़नी है और समझनी है। समझ के आइडेंटिफाई करना है कि पोएम में कौन सी लाइंस में एल्यूजन यूज हुआ है इससे रिलेटेड, और वो यहाँ पर लिखना है। ओके, नंबर 1, an allusion to ancient India scriptures that form the philosophical core and symbolize deep wisdom and enlightenment। अब यहाँ पर कुछ allusion बताया गया है हमारे ancient Indian scriptures के बारे में, हमारे हिंदुस्तान की पुरानी पौराणिक ग्रंथों के बारे में, और wisdom के बारे में बताया गया है, और enlightenment के बारे में बताया गया है, समझदारी और knowledge के बारे में। तो कौन सी lines हैं? The sacred Upanishads are ours, क्योंकि scriptures यानी ग्रंथ की अगर बात करी गई है तो उपनिषद की ही बात हो रही है। An allusion to the concept of spiritual knowledge associated with self-realization and ultimate truth। Self-realization और ultimate truth किसने बताया था? हमें बताया था गौतम बुद्ध ने, ब्रह्म नॉलेज ने, यही सब चीज़ों ने हमें बताया था। तो here ब्रह्म नॉलेज has taken root। An allusion to गौतम बुद्धा। अब यहाँ पे समझ ही आ रहा है कि गौतम बुद्ध ने जो टीचिंग्स हमें बताई थी, किसके बारे में? कंपैशन के बारे में, नॉन वायलेंस के, हिंसा नहीं करना है, और एनलाइटमेंट के बारे में बताया था। तो इंडिया का जो रोल है हमारे मेजर रिलीजियस फिलोसॉफिकल ट्रेडिशंस को शेप करने का, वो सब इन लाइन्स में बताया गया था। कौन सी हैं वो लाइन्स? एंड द बुद्ध प्रीच्ड हिज धम्मा हियर। ये नाम आ गया तो क्लियरली समझ में आ गया कि यही वाली लाइन है। ओके, सो चिल्ड्रन, विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस सेशन। आई होप आपको पोएम, एक्सप्लेनेशंस, कई सारे लिटरेरी डिवाइसेस बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आप चाहें तो हमारे वीडियोस यूट्यूब पर देख सकते हैं, वहाँ ना देख पाएँ तो हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं, जहाँ पर आपको हमारे सभी टॉप कोर्सेज, ई नोट्स, ई बुक्स मिल जाएंगे, एंड इनके लिंक्स आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, बाय बाय एंड टेक केयर।